बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज एक ही खबर सबसे अहम है और वो ये कि आज कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, इफ्तिताई सेशन भी आप उसको कह सकते हैं। और इस सेशन को बुलाने के लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ी। आपको पता है कि 2 समरीज सदर मुमलिकत को गई और उसके बाद उन्होंने नहीं मंजूर की। और आज फिर ये खबर आई कि कल रात गए तकरीबन 11:15 बजे, जबकि सेक्रेटेरिएट जो है नेशनल असम्बली का वो इजलास को तलब कर चुका था। उसके बाद खबरें आई कि सदर मुमलिकत ने भी उस समरी को मंजूर कर लिया और नेशनल असम्बली का इजलास कॉल कर लिया। बहरहाल अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इजलास बहरहाल आज हो गया और जो कुछ इजलास में हुआ उससे आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सूरत हाल क्या थी। सारा दिन खबरों में भी चलता रहा। मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। 3 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ख़ासतौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, जैसे जैसे इनके मुंतखब अरकान इकट्ठे होते गए वैसे वैसे नारों की गूंज जो थी उसमें भी इजाफा होता चला गया और हर पार्टी अपने कायद के बारे में नारे लगा रही थी। एक तरफ तहरीक इंसाफ थी जो कैदी नंबर 804 का भी नारा लगा रही थी और इसी तरह वो चोर चोर के भी नारे लगा रहे थे और इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। और जो नून लीग के कारकुन हैं उनकी जानिब से, जो उनके मुंतखब अरकान हैं उनकी जानिब से नवाज शरीफ जिंदाबाद उसके नारे लग रहे थे और शेर आया उसके भी नारे लग रहे थे। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से जियो भुट्टो, उनके भी नारे लग रहे थे, क्योंकि आज टॉप लीडरशिप जो है इमरान खान साहब को छोड़ के बाकी पार्टीज़ की वहाँ पे मौजूद थी। नवाज शरीफ वहाँ मौजूद, शहबाज शरीफ मौजूद, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इसी तरह उनकी साहबजादी और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब, वो भी वहाँ गैलरी में मौजूद थी। लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो नहीं थे। तो तहरीक इंसाफ वालों ने अपने लीडर के पोस्टर्स भी उठाए हुए थे और वो बार बार वो पोस्टर्स को लहरा भी रहे, दिखा भी रहे थे कि यानी कि उनके नज़दीक इमरान खान आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह नून लीग के कुछ जो अरकान थे उन्होंने भी नवाज शरीफ के जो पोस्टर्स हैं वो उठाए हुए थे। तो बहरहाल नारेबाजी और ये सब कुछ इतना शोर शराबा तो हुआ। आज एक काम हो सका और वो काम सिर्फ ये था कि अरकान ने हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब अरकान जो हैं आज उन्होंने हल्फ उठाया। टोटल अरकान की तादाद इस असम्बली की अब 336 है और उसमें से आज 302 अरकान जो हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया। और कुछ अरकान के जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो अभी चूँकि फैसला नहीं हुआ अरकान का तो वो हल्फ नहीं उठा सके और कुछ जो हैं वो गैर हाजिर भी थे, वो भी हल्फ नहीं उठा सके। तो इनका हल्फ का सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज एक और काम भी होना था जो नहीं हो सका, वो था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का। रिवायत यही है और तरीका भी यही है कि जब अरकान हल्फ उठा लेते हैं तो उसके बाद स्पीकर हल्फ उठाते हैं, उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, वो हल्फ उठाते हैं। तो बहरहाल आज ये नहीं हुआ, ये काम अब कल के लिए चला गया। इजलास को आज कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी स्पीकर साहब को, क्योंकि वो बार बार अरकान को यही कहते रहे कि आप डेकोरम का मुजाहरा करें, शोर शराबा ना करें और किसी की तकरीर अगर आप नहीं होने देंगे तो वो आपकी नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे किसी ने उस बात पे तवज्जो नहीं दी और जो 2-3 तकरीरें हुई, एक तकरीर थी बैरिस्टर गौर साहब की, उन्होंने गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू का जो मरकज़ी नुक्ता था, सेंट्रल पॉइंट, वो था कि ये जो असम्बली है ये नामुकम्मल है। और उमर अयूब साहब जो कि नामजद भी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए, उन्होंने भी तकरीर की और उनका मौक़िफ़ भी यही था कि ये ईवान नामुकम्मल है। और इसी तरह गैलरीज़ के अंदर बड़ी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी वहाँ, उनको माइक दिया गया तो अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा शुरू कर दिया गया और चोर चोर के नारे लगे। तो उनकी गुफ्तगू करना भी वहाँ पे महाल था। बहरहाल जो कुछ उनसे गुफ्तगू हो सकी, और जब उन्होंने वहाँ पे दूसरी जानिब से शदीद नारेबाजी हुई, शोर शराबा हुआ, हुल्लड़बाजी हुई, तो उन्होंने उनका जवाब इस तरह दिया कि अपनी घड़ी उतारी और घड़ी को लहरा दिया। अब घड़ी एक सिंबॉलिक चीज़ है, आपको आइडिया है कि इससे उनकी क्या मुराद थी या वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। यकीनन वो तोशा खाना की तरफ इशारा कर रहे थे। वो घड़ी जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दी थी और वो बाद में बेच दी गई उनकी जानिब से, तो वो एक सिंबॉलिक चीज़ बन गई है जो कि तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी तकलीफ देती है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब सीजन सियासतदान हैं और पता नहीं 10 बार वो मुंतखब हो चुके हैं, तो उनको कम अज़ कम आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए ये काम नहीं करना चाहिए था और शाइस्तगी का इख्तियार करते बेहतर था कि वो उनको रद्द-ए-अमल ना देते। और इसकी एक और वजह यह भी है कि उस तरफ नौजवान हैं ज़्यादा जो इस मरतबा मुंतखब हो गया है। ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इमरान खान साहब का कमाल क्या है इस असम्बली के हवाले से बिलखुसूस। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनको एक बग़ैर बोले एक जवाब ज़रूर दे दिया घड़ी दिखाकर। और इसी तरह जो गैलरीज़ के अंदर गुफ्तगू हुई, गैलरीज़ के अंदर एक गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की और उनकी गुफ्तगू सवाल के जवाब थे बुनियादी तौर पर। उसमें उन्होंने कहा कि IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी है, ये उनसे सवाल किया गया था जिसका उन्होंने जवाब दिया। और आगे उन्होंने कहा ऐसे ख़त वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसे ख़त
नहीं लिख सकती, और इस खत से आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। तो इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर सवालों के जवाब में उन्होंने इमरान खान साहब को ये जवाब दे दिए हैं खत के बाद। और इसी तरह वहाँ पे गुफ्तगू जरताज गुल साहिबा की भी थी, और जरताज गुल साहिबा ने कहा कि बानी पीटीआई को यानी कि इमरान खान साहब को रिहा करने का वादा करके आए हैं। यानी उनका मौक़िफ़ था कि जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, और जिन लोगों ने मुंतखब करके हमें भेजा, हम उनके साथ ये कमिटमेंट करके आए हैं कि हम इमरान खान को हर सूरत रिहा करवाएंगे। तो ये उनकी अपने लीडर के साथ कमिटमेंट है, और यकीनन इनको अपने लीडर का शुक्रगुजार होना भी चाहिए, क्योंकि इनके लीडर की वजह से ही इनको वोट मिला है। और हर पार्टी में होता है, लेकिन बिलखुसूस जो पीटीआई है उसके अंदर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट बैंक अगर है तो इमरान खान का है, अदरवाइज किसी का नहीं है। इसकी मैं आपको आगे इसके ऊपर तफसील बताता हूँ कि इस बात से मेरी मुराद क्या है। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब आपको पता है बड़े जोशीले आदमी हैं, बल्कि उनकी वजह शोहरत भी वही वाक़या बना जो एक टॉक शो में था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो भी बड़ा मशहूर हुआ, जिसपे वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा मीम्स बनी, उसने रिकॉर्ड कायम किए। आज भी वो बड़े जोशीले अंदाज में थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा, ये गैलरीज की बातें हैं सारी, कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और ये मैंडेट चोर हैं, और ये फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत है। तो इससे आपको साफ जाहिर हो रहा है कि वो इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी आज भी वो इनको फॉर्म 45 का ताना दे रहे हैं, और ये मैंडेट चोर हैं। तो जो आज की सूरत हाल थी सारी, वो एक ट्रेलर था, और जो बड़ी लीडरशिप आई हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने भी हल्फ उठाया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हल्फ उठाया, आसिफ जरदारी साहब ने हल्फ उठाया, बिलावल भुट्टो साहब ने हल्फ उठाया, शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, नहीं उठाया तो इमरान खान साहब ने हल्फ नहीं उठाया। और जबकि उनकी पार्टी के इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार अगर वो आज़ाद ना होते तो इस वक्त वो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी थी इस ईवान की। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब उनको ये पता चल गया, सूरत हाल वाज़े हो गई कि 3 बड़ी जमातें हैं और कोई एक जमात उसमें से हुकूमत नहीं बना सकती, तो एक ही फार्मूला था कि कोई 2 जमातें इकट्ठी हों और वो हुकूमत बना सकती हैं। पीपल्स पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर था, वो इंटरेस्टेड थे, जो अंदर की जो बातें हैं, अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ रुजू करती तो ऐन मुमकिन है तो आज पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होती। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस चैप्टर को, तो इस दरवाजे को ही बंद किया हुआ है कि हमने बात किसी से नहीं करनी। बहरहाल ये इसमें भी तजादात सामने आ रहे हैं, उसका वो भी मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूँ अभी इसके बाद। तो अगर वो इनके साथ मिल जाते पीपल्स पार्टी के साथ, तो आज शायद वो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे होते और उनकी हुकूमत होती, जिसको भी चाहते वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेते। लेकिन उन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। अब वो अपोजिशन बेंचेस पे हैं, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो है शोर शराबा और धांधली का रोना धोना। और ये कब तक चलेगा, ये तो लग ऐसा रहा है कि ये कम नहीं होगा, ये ख़त्म भी नहीं होगा, ये इसके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं उसमें बेहतरी का इम्कान जितना कम होगा, और जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो उतना ही इनका शोर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इस्तेहकाम होगा तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो बहरहाल आज का इजलास जो था वो इस लिहाज से बड़ा तशवीश का बाइस बना। आज जितने भी प्रोग्राम्स हुए, जो टॉक शोज़ हुए, कम से कम एक बात सब जगह पे चल रही थी, आज शुरू होने वाली असम्बली कितना अरसा चलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज होता रहा, और जिस पे डिबेट भी हुई, डिस्कशन भी हुई, सारे मामला इस पे चलते रहे। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने जब गुफ्तगू की तो एक तो उन्होंने कहा, वो बड़े दुखी हैं, रंजीदा भी हैं, क्योंकि पिछले इंतखाबात जो हुए 2018 के, उसमें भी उनके मुताबिक उनका मैंडेट चोरी किया गया और उनको कॉर्नर कर दिया गया। बल्कि पिछली जो असम्बली थी उसमें तो खुद मौलाना फजल रहमान साहब नेशनल असम्बली में थे ही नहीं, तो वो असम्बली से ही बाहर हो गए। इस मरतबा वो बलूचिस्तान से जीते हैं, जबकि अपना आबाई हल्का जो है उसमें तो उनको शिकस्त हुई थी। बहरहाल वो बलूचिस्तान से जीत कर नेशनल असम्बली में पहुँच गए हैं, और अब उन्होंने आज हल्फ भी उठा लिया। और हल्फ, उनके दुख के जो इजहार है वो आप इन अल्फाज में देखें। उन्होंने कहा कि हम सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनका जो इंतखाब होगा उसका हम बायकॉट करेंगे। तो यानी, और उसके साथ ही फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब आप ज़बरदस्त और दिलचस्प बात देखें, अपोजिशन बेंचेस के ऊपर कौन बैठने जा रहा है? तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की पार्टी। तहरीक इंसाफ एहतजाज में वो जिसे कहते हैं ना, यदे उला रखती है कि उनके लेवल का एहतजाज कर ही नहीं सकता। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है, या जो स्ट्रेंथ है, जो कि वो जिसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं, उसका भी आपको बखूबी अंदाज़ा है। अगर इन दोनों का मिलाप होता है, यानी कम अज़ कम अपोजिशन बेंचेस के ऊपर तो ये दोनों जमातें बैठी हैं, अगर इनका इत्तफाक हो जाता है लाएअमल बनाने में, मुत्तफ़िक़ का लाएअमल बनाने में, तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी ही तशवीशनाक खबर होगी। और इसका आगाज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कह के कर दिया कि वो सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके इंतखाबात का बायकॉट करेंगे।
तो एक तो ये खबर आ गई, ऑपोजिशन की ये स्ट्रक्चर बन रहा है और बाकी जमातें जो हैं वो हुकूमत में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हुकूमत में कौन है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और IPP, काफ लीग और दीगर कोई छोटी जमातें जो हैं अगर, तो वो भी हुकूमती बेंचेस पर होंगी। फिलहाल अपोजिशन बेंचेस के ऊपर ये दो जमातें बैठती हुई नजर आ रही हैं, वो है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान, और ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा हुकूमत के लिए। लेकिन ऐन मुमकिन है ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो मौलाना फजल रहमान साहब को टेम कर लें, उनको राज़ी कर लें और उसके बाद वो उनको भी ट्रेजरी बेंचेस पर ले आएँ। लेकिन उससे पहले जो आज एक और डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट ये है कि आज फिर तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की चौखट पे जा पहुंचा है। सियासत के बारे में कहा जाता है उसके सीने में दिल नहीं होता। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। यहूदी एजेंट कहा, बैरूनी एजेंडा कहा और फितना भी कहा और बहुत सारी चीज़ें कही। यानी मैं उसकी तफसील बड़ी लंबी है, उस तरफ जाए बगैर। इसी तरह अगर आप तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाएं, इमरान खान साहब, कौन सा ऐसा जलसा था जिसमें उन्होंने डीजल 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 के नारे नहीं लगवाए? अगर वो नहीं भी करते थे तो वर्कर खुद ही डीजल 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 कहना शुरू कर देते थे। तो यानी इस लेवल के ऊपर आप ले गए। और मौलाना फजल रहमान की तो उन्होंने बल्कि कीमत भी बताई थी, एक मुतादिद बार बताई मौलाना फजल रहमान साहब की, इमरान खान साहब ने, कि इनकी कीमत टोटल डीजल का एक परमिट है। तो ये वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और भी बहुत कुछ एक दूसरे के लिए कहते रहे, सब कुछ कहते रहे। लेकिन अब आज फिर तहरीक इंसाफ का वफ्द दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब के पहुंचा है। और आपको पता है क्यों पहुंचा है? वो इसलिए पहुंचा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो हमारा इंतखाब है उसमें आप वोट हमें दें। अब अंदाज़ा लगाएं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यानी अब आप इसमें इमरान खान साहब के लिए एक सबक भी है और ये एक लिहाज से मस्बत अमल भी है। मस्बत अमल मैं इसको इसलिए कहता हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, इमरान खान साहब के लिए सबक है। सबक का मतलब ये कि उस इंतहा तक न जाएं कि वापस आना मुश्किल हो जाए, या अगर आएँ तो फिर शर्मिंदगी के साथ आएँ। तो बेचारे वो जिस अंदाज से बैठे होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब तो इनकी तरफ नहीं आए, इमरान खान साहब को जाना पड़ा। और आगे रिवायत है कि अगर आपके घर कोई मेहमान चल के आता है, आपका उससे ताल्लुक अच्छा ना भी हो, तो आप कम से कम वहाँ उसको ज़रूर इज़्ज़त देते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज फिर उनको इज़्ज़त दी। ये गालिबन इनकी तीसरी मुलाकात है। तो वोट भी मांग लिया उनसे, तो कितनी मुश्किल से मांगा होगा। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं बाहर से पैसे नहीं लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आएगी कि मैं अपने मुल्क के लिए एक वज़ीर आज़म के तौर पे जाके बाहर से पैसे मांगूँ। और वही इमरान खान साहब, वही उनकी पार्टी आज उनको मौलाना फजल रहमान साहब के पास वोट मांगना पड़ रहा है, उन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब के पास जिनका हर जलसे में डीजल के नाम से नारे लगवाते थे। और मौलाना फजल रहमान साहब का भी टेस्ट है, वो इतना सब कुछ उनको कहते रहे और इसके बाद अगर वो वोट देते हैं तो ये बात जिस तरह PTI के ऊपर आ रही है इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी आएगी कि उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद आपने उनको वोट दे दिया। बहरहाल ये मैंने उसके दो पहलू बताए थे इमरान खान साहब के लिए। एक मस्बत पहलू इसमें यह है कि वो मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन अगर उधर जा रहे हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ज़ाती तौर पे इसकी तारीफ करता हूँ कि सियासत इसी चीज़ का नाम है कि अगर आप उसमें बेलचक हैं तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी नहीं कर सकते और आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो आपको इसमें लचक का मुजाहरा करना पड़ता है। इनका उधर जाना खुशाइंद अमल है इस मफाहमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और संजीदा सवाल है उनकी माजी की सियासत से हवाले से कि जो वो इस इंतहा तक ले गए सूरत हाल को। एक वो इंतहा थी, एक आज इंतहा है। देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, वो इनको वोट करते हैं या नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है, कल का जो इजलास है सुबह, आज इजलास इसलिए आगे जारी नहीं रह सका क्योंकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, इजलास को आगे चलाना नामुमकिन लग रहा था। तो स्पीकर साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो इस इजलास की कार्रवाई है वो कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी। और कल इलेक्शन होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। पहले तरीक़ाकार ये है कि पहले स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे राजा परवेज़ अशरफ साहब। स्पीकर ये खुफिया राय शुमारी से होगा, यानी अरकान जाएंगे, बूथ बनेंगे, अपने अपने वोट डालेंगे, बाद में उसकी काउंटिंग होगी, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो स्पीकर बन जाएगा। उसके बाद जो नए स्पीकर आएंगे वो फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब करवाएंगे और उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है उसका इंतखाब अमल में आ जाएगा। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए दोनों जमातों का मुकाबला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए वो उनकी जानिब से उम्मीदवार हैं दो, और दो उम्मीदवार जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हैं। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं वो सरदार अयाज सादिक साहब हैं और उनका ताल्लुक नून लीग से है। और इस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकी जो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं
और इस तरफ से तहरीक इंसाफ की जानिब से आमिर डोगर जो है, मलिक आमिर डोगर, वो स्पीकर के उम्मीदवार हैं। नंबर गेम में हुकूमती इत्तेहाद बहुत आगे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कंटेस्ट कर रहे हैं और मैदान को फ्री नहीं छोड़ रहे तहरीक इंसाफ वाले, ये एक खुशाइन बात है। तो देखते हैं कल सूरत हाल क्या बनती है और इजलास की कार्रवाई आगे कैसे चलती है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि खदशात बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब का एक कमाल था, आज की जो असम्बली थी एक लिहाज से वो बड़ी मुनफरिद है। इमरान खान साहब को मैं इस चीज़ पे दाद देता हूँ कि उन्होंने जो पिछली असम्बली जो थी उसमें भी बहुत सारे नए चेहरे मुतारिफ करवाए, और ऐसे चेहरे जिनको जानता भी कोई नहीं था। नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, जोशीले हैं और एग्रेसिव हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हो रहे हैं, दिल दर्द भी रखते हैं, सारा कुछ। अब आप देखें इस इलेक्शन में उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, जो पिछली दफ़ा थी, वो उनको या तो उम्मीदवारों के कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए, या उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, या वो अंडरग्राउंड चले गए मुकदमात की वजह से। तो इमरान खान साहब की पार्टी समझ लें ख़त्म हो गई थी, एक नई पार्टी उन्होंने खड़ी कर ली। आज अगर ईवान के अंदर नज़र दौड़ाते तो ऐसे ऐसे चेहरे थे। मैं पिछले 12-14 साल से ये काम कर रहा हूँ और असम्बली पे भी कवर करते हैं, देखते भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं। तो ऐसे चेहरे जिनको पहली मरतबा हमने देखा है, और परवेज़ खटक साहब को जो हरा के आए हैं साहब, बिल्कुल नौजवान यंग आदमी हैं जिनको कोई नहीं जानता, वो परवेज़ खटक को हरा के आए हैं। ये शिकस्त परवेज़ खटक को उस नौजवान ने नहीं दी, इमरान खान ने दी, उनके बयानिए ने दी, उनकी कमिटमेंट ने दी, जो भी उनके नज़रियात हैं। तो ये एक इमरान खान का कमाल है कि अगर उनकी एक लीडरशिप वाइप आउट हो भी गई है या बावजूद अंडरग्राउंड है, उन्होंने नई लीडरशिप तैयार कर ली। अब उनके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेजरी बेंचेस पे अगर आप देखें, वही ऑलमोस्ट 90% वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग जो चले आ रहे हैं, अगरचे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं, लेकिन इमरान खान का ये कमाल जो है वो शायद कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ये मैं इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब को दाद देता हूँ, और दाद बनती है और इसके मुस्तहिक भी हैं। तो आज की असम्बली में ये एक नई चीज़ थी जो इमरान खान साहब ने इस ईवान को दी। अब ये ईवान कैसे चलेगा? एक तरफ बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा हुकूमती बेंचेस के ऊपर, आपको ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो बुजुर्गों की नज़र आती है, सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं, और दूसरी तरफ यंग ब्लड है। अब एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन, देखते हैं ये कॉम्बिनेशन जो है वो आगे कैसे चलता है और इससे नताइज क्या आखज होंगे। बहरहाल एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मैं भी रखता हूँ, लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए। तो उम्मीद रखें ज़रूर, मैं भी रख रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल जो मैंने आपको बताई ये ठंडी और गर्म तार वाली, तो ये कोई करंट ज़रूर जनरेट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया, और आप अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, और जो कल की खबरें होंगी, जो कल का इजलास होगा, जो कार्रवाई होगी, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।